तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अपने स्टार्ट किया था, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कार्पल्स। डब्ल्यूबीसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखना कि जो डब्ल्यूबीसी है उसका जो संपूर्ण नाम लिखेंगे एक बार। सबसे पहले व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल कहेंगे अपन इंग्लिश में, और हिंदी में अपन इसको कह सकते हैं कि सफेद रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका। देखना कोशिका और कणिका ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। कोशिका और कणिका ये जो है दोनों एक ही नाम होती है। अब बारे में जैसे अपने आरबीसी के बारे में चर्चा की थी, ठीक उसी प्रकार अपन जो है डब्ल्यूबीसी के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि डब्ल्यूबीसी का सबसे पहले करेंगे डब्ल्यूबीसी की खोज किसने की। डब्ल्यूबीसी की खोज किसने की, तो ध्यान से देखिए डब्ल्यूबीसी खोज है वो ग्रेविल ने की। किसने की थी? ग्रेविल ने। इस नाम को अच्छी प्रकार से याद रखना। डब्ल्यूबीसी की जो खोज है वो ग्रेविल ने की थी। अब डब्ल्यूबीसी जो है सफेद रक्त कणिका होती है, लेकिन एग्जाम के अंदर इसका वैज्ञानिक नाम पूछते हैं। डब्ल्यूबीसी का जो है वैज्ञानिक नाम वो अक्सर पूछ जाता है। तो वैज्ञानिक नाम याद रखने की एक ट्रिक भी है मेरे पास, मैं भी बताऊंगा आपको। पहले याद करो वैज्ञानिक नाम जो है इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। वैज्ञानिक नाम को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। देखना साइंस की लैंग्वेज के अंदर हर वर्ड हर कलर का एक वैज्ञानिक नाम अलग होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि देखना साइंस के अंदर जो व्हाइट कलर होता है उस व्हाइट को बोला जाता है ल्यूको। क्या बोला जाता है? ल्यूको। जो ग्रीन कलर होता है उस ग्रीन को बोला जाता है क्लोरो। क्या बोला जाता है? क्लोरो। जो रेड कलर होता है उस रेड कलर को बोला जाता है एरिथ्रो। क्या बोला जाता है? एरिथ्रो। तो साइंस के अंदर हर प्रकार के कलर का एक विशेष नाम दिया गया होता है। जैसे व्हाइट को ल्यूको बोला जाता है, ग्रीन को क्लोरो बोला जाता है, रेड को एरिथ्रो बोला जाता है। उसी प्रकार से व्हाइट ब्लड सेल जो है उसका वैज्ञानिक नाम होगा ल्यूकोसाइट। और साइट का मतलब होता है सेल। साइट का मतलब क्या होता है? सेल। सेल यानी कोशिका। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि जो सेल है, जो कोशिका है, तो कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है, कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है अपन उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। लॉजी क्या है? किसी भी वस्तु का, किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करना, उसके ऊपर चर्चा करना क्या कहलाता है? हमेशा लॉजी। मतलब अपन जैसे पीछे लॉजी लगाते ही क्या होगा? उस वस्तु का अध्ययन करना। और साइटो का मतलब होता था आप लोगों के सेल। सेल यानी कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? पूरा मानव शरीर जो है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। और कोशिका की खोज सन 1665 के अंदर, सन 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 के अंदर जो कोशिका की खोज की थी। साइटोलॉजी, लॉजी यानी होता है किसी वस्तु का अध्ययन करना, किसी टॉपिक का परपेंडिकुलर अध्ययन करना। और जो इनके डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर को कहा जाता है लॉजिस्ट। जैसे कोशिका का जो डॉक्टर होगा उसको बोला जाएगा साइटोलॉजिस्ट। क्या बोला जाएगा? साइटोलॉजिस्ट। मतलब अगर हम किसी भी शब्द के पीछे लॉजिस्ट लगा देंगे तो वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और लॉजी लगा देंगे तो वो उस वस्तु के अध्ययन के बारे में रिप्रेजेंट करेगा। तो याद रखना कि जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ये भी विशेष तो ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी का जो मानव शरीर के अंदर अमाउंट कितना होता है, मात्रा कितनी है इसकी। तो डब्ल्यूबीसी की जो मानव शरीर के अंदर मात्रा होती है वो मात्रा 8000 से लगाकर 10,000 mm क्यूब। mm क्यूब यूनिट भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो प्रति 100 ml अपॉन HB। HB का मतलब क्या था? हीमोग्लोबिन। HB का मतलब क्या था? हीमोग्लोबिन।
तो याद रखना कि जो WBC का जो अमाउंट होगा मानव शरीर के अंदर वो 8000 से लगाकर 10,000 mm³ होगा, और या फिर इसको आप 100 ml/Hb यानी हीमोग्लोबिन भी लिख सकते हो इसकी मात्रा को। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेल के अंदर एंड फीमेल के अंदर, मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर जो WBC की मात्रा है वो मात्रा समान रहती है। WBC की मात्रा समान रहती है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के अंदर समान रूप से WBC की मात्रा रहती है इसके अंदर। ठीक है, इसके आगे अपन बात करते हैं कि WBC के अंदर, WBC के अंदर केंद्रक पाया जाता है। WBC के अंदर क्या होगा, केंद्रक जो है, केंद्रक पाया जाता है। अगर WBC के अंदर केंद्रक पाया जाएगा तो क्या होगा कि WBC केंद्र पाया जाता है, WBC जो है आगे जाके क्या होगी, विभाजन होगी। क्या होगी, विभाजन होगी, यानी WBC जो है आगे जाके और विभाजित होगी। तो हम उसके बारे में, अब इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। इतना सारा आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो फटाफट। ल्यूकोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम, इसका अमाउंट जो है 8000 से लगाकर 10,000 mm³ होगा। मेल के अंदर और फीमेल के अंदर मात्रा समान होगी, और इसकी खोज ग्रेबिल ने की थी। यह इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में बताते हैं। अब इसके मैं आगे विभाजन के बारे में बात करूंगा। अब विभाजन जब इसको करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों के दो प्रकार के विभाजन है इसके। एक तो ग्रेनुलोसाइट, मतलब कणों के रूप में, और दूसरा है इसका विभाजन अग्रेनुलोसाइट, मतलब अकणीय रूप में, अकणीय रूप में। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो कणों के रूप में और दूसरा अकणों के रूप में। अब कणों के रूप में इसके जो पार्ट्स होंगे उन पार्ट्स के बारे में अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं। कणों के रूप में जो आएगा सबसे पहले आएगा आप लोगों के बेसोफिल्स। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स के बाद आप लोगों का आएगा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के बाद आप लोगों का आएगा इओसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। ये तीनों भागों में बांटा जाता है ग्रेनुलोसाइट। और अकणीय रूप के अंदर दो भाग आते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला जो इसका भाग होगा वो होगा मोनोसाइट। और दूसरा जो भाग होगा इसका वो होगा लिम्फोसाइट। अब ध्यान से देखना कि जो बेसोफिल्स होगा उस बेसोफिल्स की जो मात्रा है, बेसोफिल्स की मात्रा है 0 से लगाकर 1% तक WBC के अंदर होती है। और न्यूट्रोफिल्स की जो मात्रा है वो 60 से लगाकर 70% तक इसकी मात्रा WBC के अंदर होती है। और जो इओसिनोफिल्स है उसकी मात्रा 1 से लगाकर 4% तक होती है। और मोनोसाइट की मात्रा जो है 10 से लगाकर 25% तक होती है। और इसकी जो मात्रा है वो भी 60 से 70, तो इसको इतने भागों में बांटा गया है। तो बेसोफिल्स क्या करेगा
बेसोफिल्स करेगा हमारे शरीर के अंदर एलर्जी जो उत्पन्न होगी, इस एलर्जी को कम करने का कार्य करेगा। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि किसी कारणवश बॉडी के अंदर जो एलर्जी उत्पन्न हो जाती है, जैसे गर्दन के पीछे हो जाती है, कभी कभी पैरों पे हो जाती है, हाथों पे हो जाती है, तो उस एलर्जी को कम करने के लिए बेसोफिल्स क्या करेगा, अपन योगदान देगा। किसमें देगा? डब्ल्यूबीसी के अंदर। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है? ये न्यूट्रोफिल्स जो है जीवाणु को मारने का काम करेगा। न्यूट्रोफिल्स जो है वो जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को मारने का काम करेगा। और जो इओसिनोफिल्स है इसका विशेष काम है। इओसिनोफिल्स क्या करेगा? जो भी आप लोगों को जब मच्छर काटते हैं, मधुमक्खी काटती है, उस प्रकार से जब उनके प्रभाव को कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए ये इओसिनोफिल्स कार्य करता है। तो अपन इसको लिखेंगे कि मच्छर भी लिख सकते हैं। मच्छर के काटने पर उसके प्रभाव को कम करता है। मतलब उस मच्छर के काटने पर जो इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ा है, उस इफेक्ट को कम करने का काम इओसिनोफिल्स करता है। कौन करता है? इओसिनोफिल्स। अब बात करते हैं अपन मोनोसाइट की। मोनोसाइट क्या करता है? मोनोसाइट भी जो है अपन लोग अपने शरीर के अंदर बैक्टीरिया को मारने का काम या जीवाणुओं को मारने का काम अधिक मात्रा में करता है। जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। और जो लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी तंत्र को जो बनाने का काम अधिक मात्रा में है वो लिम्फोसाइट करती है। तो इसके बारे में मैंने बताया। अब ध्यान से देखिए, इन सब के अंदर जो सबसे बड़ा भाग होगा वो होगा आप लोगों के मोनोसाइट। मोनोसाइट की जो आकार होता है वो 18 माइक्रो होता है। और इसका जो आकार है वो 6 से 8 माइक्रोन होता है। तो ध्यान रखना कि सबसे बड़ा, मैं यहां पर लिख रहा हूं नोट, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट होती है। कौन सी होती है? मोनोसाइट। इस बात को विशेष करके नोट करना है, एग्जाम के अंदर अक्सर सवाल पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा भाग या डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है, क्योंकि इसका जो आकार है 18 माइक्रो होता है। और सबसे छोटी कौन सी होगी? तो सबसे छोटी मैं आप लोगों के यहाँ पर लिखता हूँ, एक मिनट रफ करके, ठीक है? ये नोट कर लिया आप लोगों ने, मुझे पता है। अब मैं यहाँ से रफ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखना, सबसे जो छोटी होती डब्ल्यूबीसी जो है वो होती है आप लोगों की लिम्फोसाइट। कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। तो इन दोनों चीजों को अच्छी प्रकार से याद करना, एग्जाम के अंदर अक्सर सवाल पूछा जाता है इसके अंदर से। सबसे बड़ी तो कौन सी होगी? मोनोसाइट। और सबसे छोटी होगी लिम्फोसाइट। अब मैं बताता हूं आपको इसकी स्ट्रक्चर कि एक डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण है मानव शरीर के अंदर किस प्रकार से होता है। मतलब एक डब्ल्यूबीसी बनने के लिए किन किन भाग का सहयोग मिलता है, उसे ध्यान से देखना। नोट, एक डब्ल्यूबीसी इक्वल्स टू एक बेसोफिल्स प्लस एक न्यूट्रोफिल्स प्लस एक इओसिनोफिल्स
प्लस एक मोनोसाइट प्लस एक लिम्फोसाइट, एक लिम्फो एक लिम्फोसाइट। तो एक डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होगा मानव शरीर के अंदर वो इन सभी वस्तुओं को मिलाकर होगा। एक बेसोफिल्स, एक न्यूट्रोफिल्स, एक यूसिनोफिल्स, एक मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट के योग से इन सब का निर्माण होगा। और देखना इसका कार्य मैं बताता हूं आपको। डब्ल्यूबीसी कार्य क्या करती है? डब्ल्यूबीसी जो है हमारे प्रतिरक्षी तंत्र को, किसको? प्रतिरक्षी तंत्र को, प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाने का कार्य करती है। मतलब डब्ल्यूबीसी जो है वो मानव शरीर के अंदर उसके प्रतिरक्षी तंत्र को, उसके एंटीबॉडीज को जो मजबूत बनाने के कार्य कौन करती है? आप लोगों के डब्ल्यूबीसी करेगी। अब बात करते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी जो है उनका रेशियो कितना होता है? डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी का रेशियो। तो यहां पर देखना, मैं यहां पर लिख देता हूं कि आप लोगों के आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी जब अपन ने पढ़ा था तो मैंने बताया था आरबीसी की जो मात्रा होती है वो 4.5 मिलियन से लगाकर 5.5 मिलियन होती है। तो जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा आपके 600:1। ये रेशियो होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। किसके अंदर? मानव शरीर के अंदर 600 आरबीसी पर 1 डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण है वो कहां पर होगा। तो डब्ल्यूबीसी के निर्माण के बारे में और इसकी लाइफ टाइम के बारे में और इससे होने वाले, कमी से होने वाले रोगों के बारे में अब चर्चा करते हैं अपन। ठीक है, तो यहां पर देखना डब्ल्यूबीसी का निर्माण, तो ध्यान से देखना डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण है वो वही बोन मैरो के अंदर होगा। कहां पर होगा? बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा कहां होती है? जहां हमारे शरीर की सबसे बड़ी बड़ी हड्डियां होती, बोन्स होते हैं, उन बोन्स के बीच के अंदर क्या पाया जाता है? बोन मैरो। उस बोन मैरो के अंदर ही आरबीसी डब्ल्यूबीसी यानी ब्लड का निर्माण होता है। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण क्या होगा? अस्थि मज्जा के अंदर। इसकी आकृति इस प्रकार से होती है। जैसे इसको अपन बोन्स मान लेते हैं, सबसे बड़ी बोन्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पर जो है छोटे छोटे बीच के अंदर क्या होगा? खाली जगह होगी। क्या होगी? खाली जगह। बीच के अंदर गैप होगा। उस गैप के अंदर ही आप लोगों के जो है डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी पाई जाती है। तो याद रखना इसको। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी का निर्माण तो अस्थि मज्जा में हो गया, लेकिन डब्ल्यूबीसी की मृत्यु जो है, डब्ल्यूबीसी के ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? तो याद रखना डब्ल्यूबीसी की मृत्यु वापस वही स्प्लीन के अंदर होती है। कहां पर होती है? स्प्लीन या प्लीहा के अंदर होती है। स्प्लीन या प्लीहा मैंने बताया आपको आरबीसी के अंदर स्प्लीन या प्लीहा जो है वो उदर गुहा या अमाशय के नीचे स्थित होता, यानी जो स्प्लीन जो है वो आपके अमाशय के नीचे स्थित होता है। अब आप ध्यान देना कि स्प्लीन को, प्लीहा को ही, इसी को ही ग्रेवयार्ड कहा जाता है। ग्रेवयार्ड किसका? डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान जो है, कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? प्लीहा को या स्प्लीन को बोला जाता है। और जो डब्ल्यूबीसी है उसी के अंदर क्या होगा कि इसका जो लाइफ टाइम है 4 से 5 दिन तक चलता है। डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम जो है वो मात्र क्या होता है? 4 से 5 दिन में, हर 4 से 5 दिन के अंदर
डब्ल्यूबीसी का जन्म होता है, डब्ल्यूबीसी मरती है। मतलब जो डब्ल्यूबीसी मरेगी, कहाँ मरेगी? स्प्लीन के अंदर, और वापस कहाँ उत्पन्न होगी? वो बोन मैरो या अस्थि मज्जा के अंदर। तो डब्ल्यूबीसी का जो कब्रिस्तान है वो स्प्लीन को कहा जाता है, लेकिन इसका लाइफ टाइम कितना है? मात्र 4 से 5 दिन का अंदर। तो इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट थॉट्स है जो मैं आपको अब बता रहा हूँ। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कीजिए फटाफट। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर इसको नोट कीजिए फटाफट, ताकि मैं इसके आगे वाले कुछ इंपोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है कुछ एक दो उसके बारे में भी हाथों हाथ चर्चा करता हूँ। ठीक है, आप तो बोलोगे नहीं अब कि सर हमने नोट कर लिया है। आज आपको कुछ चेंजिंग लग रहा होगा अपने स्टूडियो के अंदर, क्योंकि हमने और गणपत सर ने क्या किया, स्टूडियो को थोड़ा चेंज किया है। यानी पहले क्या होता था, मेरे पास स्पेस की कमी होती थी पढ़ाने के लिए, लेकिन आज से हमने लोगों ने बड़ा स्टूडियो ले लिया है और उसके ऊपर अपना आज आपसे रूबरू हो रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो देखना कि जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी अगर मां के शरीर के अंदर, मां के शरीर के अंदर शिशु में, अंदर शिशु में या फिर चाइल्ड में जो डब्ल्यूबीसी होगी, वो उस समय डब्ल्यूबीसी जो है शिशु के अंदर लगभग आपके 12,000 या 12,000 के करीब होती है। कहां पर होती है? मां के शरीर के अंदर, गर्भ के अंदर 12,000 के करीब तक आप लोगों के डब्ल्यूबीसी रहती है। लेकिन वही डब्ल्यूबीसी जो है वो छोटे बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर यानी जन्मते ही बच्चों के अंदर 10,000 के करीब रहती है। तो ये इंपोर्टेंट दो चीज थी, इनके बारे में विशेष ध्यान देना कि डब्ल्यूबीसी जो है मां के शरीर के अंदर जो पल रहे शिशु है, चाइल्ड के, उसके अंदर लगभग 12,000 के करीब होती है। और जब बच्चा जन्म ले लेता है उस समय उसके अंदर 10,000 के करीब डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, ठीक है। और एक चीज, मेरे पास एक बच्चे ने सवाल किया था, सवाल यह था कि सर हम यदि बंद कमरे के अंदर अंगीठी का प्रयोग करें या फिर किसी चिमनी का प्रयोग करें तो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर पर डब्ल्यूबीसी या आरबीसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आप लोगों को अब साथ ही साथ बता देता हूं कि यदि बंद कमरे के अंदर अंगीठी का प्रयोग करते हो, अंगीठी का प्रयोग करने पर या फिर चालू कार के अंदर ज्यादा समय तक बैठने पर होने वाले प्रभाव। मतलब क्या है, दो सवाल पूछे थे मेरे से कि एक तो बंद कमरे के अंदर हम जब सर्दियों में अंगीठी लगाते और कमरे के अंदर एक भी वेंटिलेशन नहीं लगा हुआ, एक भी खिड़की नहीं लगी हुई है, तो उस समय क्या प्रभाव पड़ता है। और फिर एक कार स्टार्ट है और हम उसके अंदर बैठे लेकिन कार चल नहीं रही, हम एक जगह पर स्थिर बैठे, उस अवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान देना कि जो अंगीठी होती है और जो कार का जो इंजन होता है वो दोनों किस प्रकार का आप लोगों के धुआं बाहर निकलता है। अंगीठी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का निर्माण करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करते हैं दोनों मिलके। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सबसे जहरीली गैस मानी जाती है। तो हमने जब आरबीसी पढ़ा तो उसमें मैंने बताया था कि जो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलते हैं तो आप लोगों को पता होगा HbO2 का निर्माण होता है। HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। किसका? ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। और हीमोग्लोबिन प्लस CO2 जब मिलती है, CO2 जब मिलती है तो HbCO2 यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। लेकिन जब बंद कमरे के अंदर या अंगूठी के अंदर आप लोग बिना वेंटिलेशन के रहोगे तो उसमें क्या होगा, Hb प्लस CO, CO यानी क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या करेगी, आपके HbCO का निर्माण करेगी। HbCO का मतलब कार्बो ऑक्सी मोनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी मोनो हीमोग्लोबिन, ये इसका निर्माण करेगी आपके शरीर में। तो कार्बोक्सी जो हीमोग्लोबिन होगी वो क्या करेगा, जो CO जो है वो आप लोगों के शरीर के अंदर ऑक्सीजन जो है उस ऑक्सीजन को खत्म करने का काम करेगा। अब जब ऑक्सीजन खत्म होगा तो क्या होगा, जो ब्लड के अंदर से जो एटीपी ऊर्जा निकलेगी वो एटीपी ऊर्जा निकलने क्या हो जाएगी, बंद। एटीपी ऊर्जा बंद हो जाएगी तो कुछ ही समय बाद आप लोगों की मृत्यु होने की संभावना रहती है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर है वो क्या है कि यदि बंद कमरे के अंदर ज्यादा देर तक अंगीठी चलाने से और बिना वेंटिलेशन है, कमरे के अंदर कोई भी खिड़की नहीं है, कोई भी वेंटिलेटर लगा हुआ नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा, कमरे के वातावरण के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो बहुत अधिक मात्रा में आ जाएगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के आने से क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन के साथ है वो आपस में अभिक्रिया कर लेगी, CO जो है अभिक्रिया कर लेगी, तो उससे क्या होगा, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा और उससे आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया करते हुए आप लोगों को थोड़ी देर तक ऑक्सीजन से और एटीपी से मुक्त करते हुए मृत्यु की ओर लेके जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के अंदर ये थे। इसके आगे अपन जो है लास्ट अपना ब्लड के अंदर जो पार्ट है उसके अंदर बचा हुआ है आप लोगों के प्लेटलेट्स या बिंबाणु, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन रक्त के जो विभिन्न भाग है, रक्त के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जो वर्गीकरण है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि उसका वर्गीकरण किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। उसके बारे में अपन ब्लड ग्रुप के ऊपर चर्चा करेंगे कि AB ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप और इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग आपको बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें लेके आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।